बाबू सुन ले, कल जो नए आए थे बहुत अच्छा किए थे। विजयनगर साम्राज्य में बहुत कुछ लिखाया मैंने कल, और हमने ये भी बताया था कि विजयनगर साम्राज्य, अच्छा कुछ मेन पॉइंट जो हैं कल जो नए आए थे उसके लिए भी एक बार हो जाए और जो आए थे उसके लिए रिवीजन हो जाए। कल मैंने बताया था नगलपुरम। नगलपुरम क्या समझे? क्या समझे इसका मतलब? कृष्णदेव राय, जिसको KDR कृष्णदेव राय जी ने अपने माता के नाम पर, अपनी माता के नाम पर एक नगर को बसाया था जिसका नाम था नगलपुरम। ठीक है ना? जो नए आए थे वो सुन लीजिए, और जो आए थे उनका रिवीजन हो जाएगा कि नगलपुरम के कृष्णदेव राय जो विजयनगर का सबसे महान शासक हैं, उन्होंने अपने माता के नाम पर नगलपुरम नाम का एक नगर को बसाया था। हो गया। दूसरी बातें, विजयनगर साम्राज्य 3 कारणों से प्रसिद्ध था, फेमस था। एक मसाला, दूसरा वस्त्र और तीसरा रत्न। ये 3 कारणों से फेमस थे विजयनगर साम्राज्य। यहाँ तक मैंने बताया था। साथ में मैंने बताया था कि वहाँ पर कुछ मंदिरों का भी निर्माण करा गया था, जैसे तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर, यही था ना, बृहदेश्वर मंदिर, एवं कर्नाटक में चन्नकेशव मंदिर, ये भी मैंने बताया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय थे वो 3 बार जीतकर आगे बढ़े थे, लेकिन उसके पहले बताया था मैंने गजपति, उसके बाद मैंने बताया था अश्वपति, और फिर बताया था नरपति। ये 3 चीज़, गजपति, अश्वपति, नरपति। गजपति, गज में हाथी, हाथियों का स्वामी जो है, हाथियों का जो मालिक है उसको बोलते थे गजपति, जो कहाँ पर थे? उड़ीसा में थे ना। उड़ीसा के शासकों को गजपति कहा जाता था। अश्वपति जो घोड़े के शासक होते थे, घोड़े के मालिक होते थे, ये कहाँ पर था? दक्षिण में था। दक्षिण के शासक अपने को अश्वपति कहा करते थे, यानी जिसको हम लोग नायक भी बोलते हैं। और नरपति जो विजयनगर शासक अपने को राय बोलते थे ना, राय, यानी वो नरपति कहलाते थे। तीनों बात को आप याद रखना है। अंत में 5वां नंबर में जो है 1514 था ना, 1520 और एक डेट था ना, 1512 और 1520 ये 3 डेट था। ये तीनों डेटों को मैंने बताया था, तीनों डेट में लिखाया खाली नहीं है, उसको मैं आज लिखा दूंगा। बस इस 12, 14 और 20 आपको याद रख लेना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है क्या कि विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम हो गया था वो 1565 में हुआ था, इस बात को। और बताया था कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी 1529 को हुई थी, ये भी बताया था। मतलब कृष्णदेव राय ने कब से कब तक शासन किया था? 1509 से लेकर 1529 तक। ये सब बात कल हमने सिखा दिया, लिखा दिया। अब इसके यहाँ से निकलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग किताब से कॉलेज मैकेंजी बता दिए आपको हम, शासक व्यापारी यानी कुदिरई चट्टी बता दिए थे कल को, और कहाँ से घोड़ा खरीदता था, अस्त्र खरीदे तो भी आपको समझा दिए थे, है ना। तो इसका आगे बढ़ते हैं। इसका आगे में हाँ देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय को जब मृत्यु हो गया तो मृत्यु के पश्चात, मृत्यु कब हुआ अभी भी बताएं? 1529 में मृत्यु हो गए। जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गए 1529 में, उसके बाद होता क्या है कि 1529 के राजकीय ढांचों में तनाव उत्पन्न होने लगा। बिल्कुल बात सही है। कृष्णदेव राय जी एक महान शासक थे, महान के साथ साथ ये एक ताकतवर शासक थे। तो जब इनकी मृत्यु हो गई 1529 में, जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु को जब हो गया तो इसके पश्चात इनके राज्य में, इनके जो राज्य हैं वहाँ पर तनाव उत्पन्न होने लगा।
तनाव उत्पन्न कैसे होने लगा कि उसके जो उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। जब विद्रोहियों ने, विरोधी लोगों ने जब देखे कि अब तो मेन आदमी तो नहीं रहे, अब इनके राज्य को लूटना आसान हो गया, तब बाहर के लोगों ने खास करके नायक और सेनापतियों से, नायक और सेनापति से सेनापतियों ने क्या करना स्टार्ट किया, इनके राज्य में आक्रमण करना स्टार्ट किया। तो 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजवंश के शासक, आपको याद है मैं बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। पहला था संगम, दूसरा था सुलुभ, तुलुभ और आरावेडु, जिसमें से तीनों के बारे में मैंने पढ़ लिया है। यही तुलुभ में ही थे कृष्णदेव राय। आरावेडु वंश, तो आरावेडु वंश मैंने बताया था आपको, देखिए क्या लिखा है कि 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश आरावेडु के हाथों में चला गया। तो यहाँ पर आप 1542 में कौन आ गए, एक अन्य वंश, आरावेडु भी कहीं लिखा होगा, आरावेडु भी कहीं लिखा होगा, है ना, वंश के हाथों में कृष्णदेव राय वाली सत्ता अब चली गई। पहले की तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ के दक्षिण सल्तनतों के शासक की समारोह में समीकरण में कुछ बदलाव आई, यानी जो जैसे थे उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करा गया। 1565 में होता है क्या कि विजयनगर की सेना यानी प्रधानमंत्री राम राय, यहाँ पर राम राय याद रखना नाम, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था युद्ध 1565 में। देखिए 23 जनवरी, डेट नहीं है, डेट पूरा आप लिख लीजिएगा, 23 जनवरी 1565 को राम राय के नेतृत्व में, राम राय, जहाँ भी राय है मतलब ये विजयनगर का आदमी है, ठीक है ना, क्योंकि विजयनगर के शासक अपने क्या बोलते थे, राय, हरिहर राय। तो राम राय के नेतृत्व में ये कौन थे उस समय, ये उस समय अपने सैनिकों के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। राम राय के नेतृत्व में होता क्या है, 23 जनवरी 1565 को एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम मैंने आपको समझा दिया था, राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध या ताली कोटा का युद्ध, एक ही नाम है सब, राक्षसी तांगड़ी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, या इन्हीं को, इसी नाम को बोलते, नाम जाना जाता है बन्नी हट्टी का युद्ध, या फिर ताली कोटा का युद्ध। ये तीनों नाम एक ही है, जो 23 जनवरी 1565 में राम राय के नेतृत्व में होती है। और उस युद्ध के बाद ही विजयनगर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, विजयनगर एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद इस युद्ध में उत्तरी जहाँ उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिलती है। तो हराया कौन था, तो ये देख लीजिए किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था, ये भी देख लो आप। इसमें इधर से थे विजयनगर साम्राज्य वाले आदमी यानी राम राय के नेतृत्व में, और उसको अपोजिशन में थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये तीनों के शासक संयुक्त रूप से मिलकर विजयनगर पर अकेला आक्रमण कर दिए हैं, जिसमें विजयनगर क्या हो गया, हार गए और ये तीनों जीत गए। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो विजयनगर में सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोल उसे लूट लिया और कुछ ही बछर के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब सामान्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां आरावेडु वंश ने पेनुकुंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। तो यहाँ पर अब कौन वंश आ चुका है, आरावेडु। इसको मैं डिलीट कर दूँ। एक वंश का स्थापना किया जिसको बोलते हैं आरावेडु। इन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया ये भी देख लो, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। पेनकुंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। बाद में चंद्रगिरी यानी ये तिरुपति के सामने है, तिरुपति के सामने से शासन किया। चलते हैं आगे।
तो यहाँ पर क्या लिखा है सुन लो, ये अरावड़ू वंश पर ये तीनों मिलकर इस वंश की स्थापना करी थी। ये अहमदनगर वाले, बीजापुर वाले और गोलकुंडा वाले। इसमें एक और आएंगे बिदर, तो उस किताब में दिया नहीं तो मैं भी उसको नहीं बता रहा हूँ। ये 4 लोगों ने मिलकर इस वंश का स्थापना किया, मतलब 4 लोगों ने मिलकर ही विजयनगर शासक को हरा दिया, विजयनगर को उजाड़ दिया, खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब आगे चलते हैं राय और सेना में। देखो राय तथा नायक। अब राय नायक क्या है? साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और इसके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि के तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। यानी नायक कौन होते थे? सैनिक सेना। देखो सेना को ही बोलते थे नायक। ए बाबा सुन ले, सेना का काम क्या था, इनका उद्देश्य क्या था? पहले उद्देश्य देखिए, साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाला सेना प्रमुख थे। यानी सेना क्या करते थे, इसका कार्य क्या थे? यानी साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाला जो प्रमुख था ये सेना ही थे। और इसमें क्या आएंगे? देखिए दूसरी बात, इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। यानी ये किलों पर नियंत्रण रखते थे तथा इनके पास सशस्त्र यानी सारा अस्त्र शस्त्र की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती थी। सशस्त्र समर्थक होते थे, ये सेना का कार्य था, होते थे। और क्या क्या था बातें इसमें? ये लोग एक स्थान पर ही टिकते थे। कह रहे हैं कि ये लोग आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। याद रखना, ये लोग से मतलब है सेना। ये लोग भ्रमणशील होते थे, भ्रमणशील होते थे। ये 3 कार्य इनका है। और इन प्रमुखों को नायक कहते थे। देखिए तलाश में किसानों को साथ देते थे और इनको बोलते थे नायक। या लिख दिए हैं, इनको कहते थे नायक। और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे, इसको भी लिख लीजिएगा। नायक क्या करते थे? 4 नंबर में नायक तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। तेलुगु या कन्नड़ भाषा का प्रयोग ये लोग किया करते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुता का समर्पण किया और अक्सर विद्रोह कर देते थे। इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। यानी सैनिक का बहुत काम था। इसको उतना लिखो मत, फटाक से इसको। ये यहाँ तक कार्य पहले देखिए, सेना यानी नायक, राय आएंगे। सेना को ही नायक कहते थे। इनके कार्य देख लीजिए, साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाला सेना ही होता था, सेना प्रमुख होते थे। ये यानी सेना क्या करते थे? किलों पर नियंत्रण रखते थे। साथ में इनके पास सशस्त्र समर्थक भी होते थे। तीसरा, ये लोग भ्रमणशील होते थे। भ्रमणशील का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते थे। कई बार तो किसान भी इनका साथ देते थे उस राज्य के। क्यों? कि कहीं पर भी यदि उपजाऊ मिट्टी मिल गया तो वहीं पर जाकर हम लोग बस जाएंगे। साथ में इनका जो लैंग्वेज होता था वो कन्नड़ या फिर तेलुगु भाषा का ये लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ये हो गया आपका पूरा सेना का कार्य। देखिए, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। देखिए यहाँ पर लिखा अमर नायक प्रणाली। नाम सब मैच कर लीजिएगा कि ये सब नाम आप पढ़े कि नहीं पढ़े। अमर नायक प्रणाली, चलो हला मत कीजिए, सुनिए। देखिए, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। देखिए ये क्या था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख खोज थी। क्या खोज थी जी? इसमें क्या ऐसा हो रहा था? तो सुनिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। यानी एकता प्रणाली कहाँ पर था? दिल्ली सल्तनत में। इसको भी आप याद रख लेना, एकता प्रणाली।
एकता प्रणाली कहाँ पर चलता था? तो दिल्ली सल्तनत में चलता था। एकता प्रणाली कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? दिल्ली। और ऐसा लगता है कि एकता प्रणाली विजयनगर समाज में अब चल रहा है, उन्हीं से प्रशिक्षण लेके। तो अमर नायक सैनिक कमांडर थे। तो अमर नायक कौन थे? देखिए, अमर नायक सैनिक कमांडर थे। अभी वीडियो को रोक दो, कहें कि अभी लिखने के बाद फिर समझा भी करेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख खोज था। यानी अमर नायक प्रणाली विजयनगर चलता था, लेकिन अमर नायक प्रणाली जो है बोला जाता है एकता प्रणाली से इंस्पायर्ड है। और एकता प्रणाली चलता था दिल्ली सल्तनत में, जबकि अमर नायक प्रणाली चलता है विजयनगर साम्राज्य में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अमर नायक प्रणाली किस प्रणाली से मिलता जुलता है? एकता प्रणाली। सवाल फिर घुरा पूछा जाए एकता प्रणाली कहाँ पर चला करता था? यानी एकता प्रणाली को सबसे पहले कहाँ पर दिखा गया था? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है ना। अमर नायक प्रणाली किस साम्राज्य के देन है? विजयनगर साम्राज्य की। ये सारी बातों को आप समझ गए। अमर नायक कौन होते थे? तो सैनिक कमांडर होते थे, जिन्हें राय द्वारा, राय मतलब समझ गए क्या? है शासक, राजा, जो भी राजा था, राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। ये लोग क्या करते थे? सैनिक कमांडर यानी अमर नायक टैक्स वसूल करते थे। टैक्स वसूल किससे करते थे? तो जो शिल्पकर्मी था, शिल्पकर्मी, किसान, जो वर्ग के लोग थे, इनसे टैक्स वसूल करते थे। एक भू राजस्व के लिए दो प्रकार का टैक्स था, एक भू राजस्व और एवं अन्य कर, दूसरे कर भी ये वसूल किया करते थे। तो इस बात को भी एक्स्ट्रा में आप याद रख लीजिएगा। चले आगे। देखिए, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? तथ्य क्या है कि तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। देखिए सुनिए ध्यान से, जल संपदा की बात करें तो कहते हैं, अभी विजयनगर की ही बात हो रही है, तो विजयनगर साम्राज्य के विषय में अगर इसकी भौगोलिक स्थिति समझते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अगर इनकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो कहते हैं कि विजयनगर समाज में भौगोलिक स्थिति एकदम बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या बात है चौंकाने वाली? कि जो यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी पर एक प्राकृतिक कुंड, ठीक है, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित यहाँ पर एक क्या है? प्राकृतिक कुंड है। तो कोई हमें बताइए यहाँ पर तुंगभद्रा नदी काय को लिखा मैं? चलो हम सवाल पूछ लेते हैं। सवाल किससे पूछें? नाम दादर के बताएंगे अभी हमको आना चाहिए, हम आते कि नहीं उधर से। कॉलेज में देखो, कॉलेज में होता ना 3 को बेंच होता है, हने को बेंच, हने को बेंच, यहाँ को बेंच। कॉलेज में 3 बेंच, हमको भी यहाँ कॉलेज की तरह दिख रहा है। पहला बेंच के बच्चे, यहाँ रहता है मास्टर साहेब, स्टार्टिंग जैसे हम यहाँ खड़े हैं, पहला जो बेंच के बच्चे रहते हैं ये लोग यस सर, नो सर, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, इनकलाब, इनकलाब करते रहते हैं। मास्टर जी रहते हैं बैठे हुए। सरकारी मास्टर कैसे रहते हैं? लंबी कर थोड़े घूरेगा, बैठे रहता है, उनको खाली आगे वाला हाथे दिखता है, तो सोच रहा सब बोल रहा है, मास्टर जी खुश हो रहे हैं। सेकंड वाला बेंच जो रहता है, ये बेंचवा एकदम मुड़िया गाद के पूरा मोबाइल चलाता है, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहाँ मिलना है, क्या खाना है, कितना खर्चा होएगा, सारा जानकारियाँ यही सेकंड बेंच में कॉलेज में बैठ के दे देता है ये बच्चे। और पीछू का बच्चा मस्त से तुम कंधे मार के एकदम पैर खरखरा रहा है, हल्ला कर रहा है, क्या देश दुनिया में चल रही हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं, सारा डिस्कशन चल रहा है। और कॉलेज का आप रूम सब देखे हो कि नहीं? छोटा थोड़ी रहता है, एकदम लंबा लंबा रूम रहता है, बहुत ही लंबा लंबा रूम। मास्टर एक बार घूरे तो उधरे बैठ कर रह जाए 2 मिनट, फिर दूसरा बार इधर आने में सोचना पड़ेगा कौन जा पाएगा उतना दूर, समझे? तो कॉलेज में 3 बेंच का 3 काम, पहला बेंच वाला, फिर ये बेंच वाला कल चल जाएगा पीछू बीच में, और इधर ला फिर आ जाएगा आगे। सब 60 गांठ वाले रहते हैं। कॉलेज में पढ़े वाला कोनो रहता नहीं है। एक ज़माना था जब कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, एक दिन एब्सेंट नहीं। मास्टर परेशान कि बच्चा एब्सेंट क्यों नहीं करता है?
संडे को भी पहुंच जाते थे वहाँ, बोलते थे कि नहीं संडे, आज संडे छोड़ो, तब समझते अरे यार अच्छा संडे, इतना पढ़ने का जुनून था, जोश नहीं, जोशे था, है ना। आप लोग को बताते हैं मूल मंत्र, ये सब याद नहीं आता। सुबह उठिए, भोरे उठिए, तड़के उठिए, सुबह उठने के बाद थोड़ा भगवान का स्मरण कीजिए, जो जिसको मानते हैं। हाँ, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। यहाँ कुछ किया नहीं, गधेड़ा बेल, गायत्री मंत्र कब पढ़े जाते हैं? नहा धो के पवित्र हो गए। तुम यहाँ पेट में रातला रखे लो, कहाँ से पढ़ोगे? मोन 8 पट बात करते हो। सुबह उठिए, भगवान का स्मरण कीजिए, है कि नहीं? प्रार्थना कीजिए कि हमारा दिन अच्छा जाए, इबादत कीजिए, उसका थोड़ा भजन वजन सुनिए। भजन सुनते हैं? तो भजन सुनो, एक दो ठो। कौन भजन है? हनुमान चालीसा सुनिए, थोड़ा ताकि ताकत आए। सो नहीं, यहाँ भोरे भोरे सुनता है क्या? भोजपुरी लिस्ट बना लेता है इतना कर्मा के लिए। ले ला आइए राजा गम कौआ, कौन चीज़ गम कौआ राजा जी, ये क्या गम कौआ है? ये कौन सा गमक रहा है? क्या गमक रहा है? कल हम सुने मथवा खराब हो गया, और उसमें की नाच, मांदर नाच। हरे हरे हरे, अपना पूर्वज को याद दिला दी। अबे तुम एकदम मोहना का नतिया जैसा कर रहा है। सो रहा मतलब वो ख्याल में खो गया है कि हमरा संडवा के लाएगा। बेल आदमी क्या सोच रहा था? ओ नहीं, ये स्मरण कर रहे थे, अभी जो बोले ना, इबादत कर रहा था, कनेक्शन दे रहा था, भगवान से कनेक्शन था ना जी। हाँ, क्या सोच रहा था? हाँ, नींद मारता है डेली। नींद मारेगा तो एक दिन नींद तुमको मारेगा। होता क्या नहीं सच बात? मैंने कल एक छोड़ा था ना, एक चीज़ लिखा था कि एक उम्र के बाद लड़कों को हर हालत में नौकरी चाहिए, लेकिन नहीं, नौकरी मतलब सरकारी ये नहीं है, कोई सा भी काम। एक अभी उम्र नहीं है, एक उम्र जब आएगा ना, आएगा, आ ही रहा है, उन्हीं ऐसे चेन। जब एक उम्र आएगा ना, सच बात है ये चीज़, लिखावट की, जब एक उम्र आएगा तो लड़कों को खास करके हर हाल में नौकरी चाहिए। नौकरी मतलब सरकारी नहीं, वो तो खैर हो ही नहीं सकता है, कोई सा भी मजदूरी मिल जाए, ऐंटा पारने मिल जाए, येलुआ तोलने मिल जाए, किसी के यहाँ टॉयलेट बाथरूम साफ करने मिल जाए, वही बहुत हो जाएगा उस समय। एक जमाना आएगा, अभी मजबूती नहीं करोगे तो एक समय आ जाएगा, समझे कि नहीं? और उस समय जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएगी, तुमको करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो तुम कहाँ जाओगे? ताने मारेंगे इतना लोग तुम्हें ना कि तुम शर्म से लाल तो नहीं हो पाओगे, लेकिन मर जरूर जाओगे। इसलिए उस समय ही आने मत दो जिसमें हमें हर हाल में नौकरी मिलेगी। ऐसे ही लो, काम धाम ऐसे ही नहीं मिलते इंसान को। आगे के समय आने वाले हैं ना, उस समय अब घर में जब नौकर भी रखे जाएंगे ना, तब भी सर्टिफिकेट चेक होगा। आने वाले समय में अगर मैकेनिक बनना जाओगे, बोलोगे कोई काम नहीं, चलो भैया पड़ोस में थोड़ा गाड़ी वाड़ी ठीक कर देंगे, जो 200-250 मिल जाएगा, उसमें भी अब ITI मांगेगा कि तुमको नॉलेज है कि नहीं। किसी का ख़राब कर देगा तो मेरा इतना बड़ा दुकान जो है रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो आने वाले समय में हर एक चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए तुमको। शो करोगे तब तुम्हें काम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। तो मूल मंत्र यही है जीवन का कि सुबह उठ के हम तो नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय है तो कम से कम योगा व्यायाम जरूर कीजिए, उससे दिमाग तंदुरुस्त होते हैं, उससे आप याद रखने की शक्तियाँ बढ़ती हैं, मेमोरीज बढ़ जाता, सच में बढ़ता है। मैं करता था, इसे तो हमको इतना याद रहता था, अभी नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि सारा समय तो इधर चल जा रहा है। तो आप लोग करो वो सब सुबह उठ के थोड़ा भजन वजन सुना कीजिए, वो सब हटा दीजिए वो सब। अजय कल कहाँ था? प्रणाम कौन सी करता है जी? ट्रेन को देखा फिर बोला छोड़ो नहीं जाते। अजय का सुनिए डायलॉग। भैया अजय का भैया मरने वाला। अजय का डायलॉग सुनिए। जिंदा है। जब इससे पूछा मैंने कल क्यों नहीं आया था, आजकल के बच्चों का जवाब सुनिए। मिले हैं। कहते हैं हमने तो उठा, क्योंकि सामने से ट्रेन पार हो रही है इसके घरे से। हमने तो उठा भैया, दरवाज़ा खोला चुपके से, लेकिन देख लिया, फिर सोचे जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जा नहीं जाता करके फिर सुध गया। और एक डायलॉग क्या चिपकाता है, वो मैन डायलॉग है। हाँ वही तो मैन कैरेक्टर। आज मुँह तो लाल हो गया। आज चल के बच्चे गजब है। अच्छा वो डायलॉग छोड़ दो, नहीं बता रहा तेरे नाम पर है। यहाँ पर मैं तुंगभद्रा नदी पूछा तो आंख मुंह खुल गया। अरे तुंगभद्रा नदी से इतना डरते का हो, थोड़े तुमको डुबा के मार देगा ये। क्या है तुंगभद्रा नदी? इन्हीं के ना किनारे पर बसे हुए थे विजयनगर साम्राज्य हैं। तो यही तो नदी लिखाएंगे, आपका महाजोर थोड़े लिखाएगा। यहाँ लिखाएगा महाजोरिया? नहीं लिखाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के भोले स्थित में महाजोर प्राकृतिक कुंड है, नहीं लिखाएगा महाजोर। तुंगभद्रा नदी ही लिखाएंगे। या फिर यहाँ पर ये भी नहीं, ठकुरवा एरो नहीं लिखाएगा, लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। तो यहाँ तुंगभद्रा नदी ही लिखाएंगे क्योंकि ये उनके ही किनारे बसे हुए हैं। प्राकृतिक कुंड है। इसके आगे सुनिएगा, जल संपदा में यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा एकदम लोकेशन। तुंगभद्रा नदी जो है, यह नदी अगर लिख पाएंगे हमारे साथ है तो कोई लिख लीजिए। यह नदी उत्तर पूर्व में, तब सब को भी चलाएंगे, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। अभी तुरंत मिटा देंगे हम, इसलिए जितना इस पर लिख पाए लिख लो, फिर समझाएंगे भी है। उत्तर दिशा नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करघनी का निर्माण करती है, सिप प्रतीत होती है। यह इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती। देखिए यानी विजयनगर के भोले स्थित देखें तो तुंगभद्रा नदी यहाँ पर प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और साथ में बोलते हैं कि यह नदी में के आसपास भूदृश्य बड़ा ही रमणीय है, यानी ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। याद रख लेना कि इस नदी के किनारे, इस नदी का भूदृश्य या इस नदी का जो दृश्य होते हैं, इस नदी का क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ और वर्ड में इसमें हम भूदृश्य ही लिख सकते हैं। इस नदी के आसपास का भूदृश्य बहुत ही रमणीय है। रमणीय, रमणीय मतलब मनोहर, रमणीय है। और यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थरें पाई जाती है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर पाई जाती है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। तो इसको खींच के भेज दो। देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि एक जलाशय है जिसको बोलते हैं कमलपुरम। देखिए कमलपुरम, कमलपुरम, जिसे नगलपुरम था वो नगर है। कमलपुरम क्या है? ये जलाशय है, याद रखना, ये जलाशय है कमलपुरम। कमलपुरम तो क्या लिखा है? देखिए कि 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बहुत सारे हौजों का निर्माण हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। ये जो हौज कहाँ से आए थे? देखिए जो तुंगभद्रा नदी है, ध्यान सुनना, जो तुंगभद्रा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी में सहायक नदियाँ भी हैं, सहायक नदियाँ भी हैं। और ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से। पहाड़ों से निकलकर सहायक नदियाँ तुंगभद्रा नदी में मिलती हैं और पानियाँ और भी ज़्यादा हो जाती हैं और साथ साथ बहती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए हैं। इतने पानी इस नदी पर है कि यहाँ पर बांध बनाकर, बांध से मतलब समझते हो, पानी को रोक कर क्या बनाए गए हैं? हौज बनाए गए। और हौज समझते हो कि नहीं? जैसे घर में होता ना हौदा, हौज, पानी को जहाँ स्टोर करा जाता है, हौज बनाए गए हैं। और इस हौज में जो है, इस हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहते हैं। यही बड़ा बड़ा हौज जो निर्माण हुआ है, यही हौज
कन्वर्ट होकर बाद में क्या बन गया, कमलपुरम जलाशय बन गया। इन्हीं हौज, ये जो हौज कब से बन रहा था, ये 15वीं शताब्दी से ही ये स्टार्ट हो गया और यही हौज बाद में बदल कर इसका नाम पड़ गया कमलपुरम जलाशय। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से यहाँ पर एक नहर है जिसको बोलते हैं हिरिया नहर, है ना। यहाँ के नहर का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है, हिरिया, हिरिया नहर, एकदम याद रख लीजिएगा। हिरिया नहर इंपॉर्टेंट है। हिरिया नहर कहते हैं, इस नहर में पानी कहाँ से आते हैं, यही तुंगभद्रा नदी से पानी आती है। तो हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेष के बीच देखा जा सकता है, मतलब खत्म हो चुका है, लेकिन हिरिया नहर को आज भी कर्नाटका में देखे जा सकते हैं। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता है और धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र की ओर अलग अलग घाटियों में इसको सिंचित करने में प्रयोग किया जाता है। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजा द्वारा करवाया गया था। इस बात का रखना कि हिरिया नहर का निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा, और संगम वंश के कितने राजा थे, 7, है ना। तो संगम वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। यहाँ इसमें पानी कहाँ से, नहर में पानी कहाँ से आते हैं, तुंगभद्रा से ही पानी आता है। इसको भी खींच के भेज दो और बढ़ते हैं आगे। चलो और बोतल वो मुझे कर दे रहे, सुनो यहाँ पर बोतल यही सब फेंकती है। हाँ बोला का है, बोतल लाया कौन है, फिर भगवान का जल संबंधी बात हो रही है। तो मैंने इसके पहले आपको विजयनगर साम्राज्य का जियोलॉजिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति बता दिया। उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के साथ और भी नदियाँ आकर मिलती हैं जो कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से। और यही तुंगभद्रा नदी का पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको बांध बनाकर रखा जाता है, बांध बनाकर हौजों में रखा जाता है, हौज में। और यही हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी में होता है और हौज ही बाद में कन्वर्ट होकर इसका नाम पड़ जाता है कमलपुरम जलाशय। और जलाशय समझते कि नहीं, तालाब, पौंड, यहरा, जलाशय, इन्हीं बीचों में जलाशय का नाम कमलपुरम, याद रख लीजिए, कमलपुरम। और नगर का नाम था नगलपुरम। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस नहर भी है जिनको कहते हैं कि ये सब तो आप देखने नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर एक नहर है जो तुंगभद्रा नदी का ही, देखो तुंगभद्रा नदी आज भी आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं के पानी से एक नहर का निर्माण हुआ जिसका नाम था, उस समय का था, अभी ये नहर है लेकिन बहुत ही कम, इनके भग्नावशेष है लेकिन बड़ी कम है, हिरिया नहर। हिरिया नहर का निर्माण कहते हैं कि संगम के राजाओं के द्वारा ही करा गया था। और संगम में 700 राजा मैंने आपको नाम पढ़ा दिया था, जिसमें हरिहर बुक्का 1 1336 से 1356 पहला था। हो गया, चलते हैं आगे में। नगर साम्राज्य, उसका स्थापत्य क्या था ये देखिए। स्थापत्य देखिए, पहला क्या था सुन लीजिए कि विजयनगर के सभी मुख्य प्रशासनिक केंद्र दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थे। देखिए जितने भी चीज़ें विजय समाज में, जितना भी कमांडर का चीज़ें था वो सब दक्षिण पश्चिम में दिशा था, दक्षिण पश्चिम। इसी दिशा में सारे के सारे चीज़ें हुआ करते थे, विजयनगर साम्राज्य में हुआ करता था। यहीं से सभी प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता था, इसी दिशा से। और इस क्षेत्र में लगभग 60 से अधिक मंदिर मिले हैं जो राजाओं की धार्मिक रुचि को दिखाता है। सुन लीजिएगा, इसी दक्षिण पश्चिम दिशा से 60 से ज़्यादा मंदिर मिले हैं। तो मंदिर मिलने से क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है कि यह राज्य जो है, साम्राज्य जो है, पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य हैं। और साथ में यहाँ के जितने भी राजा हैं वह सब कैसे हैं, हिंदू धार्मिक वाले राजा हैं। इसका मतलब यही दिखाता है, ठीक है ना। और क्या बोला है, इस क्षेत्र में एक विशाल संरचना पाई जाती है जिसे राजा का भवन कहा जाता है। यहाँ पर 2 प्रभावशाली मंच हैं। देखिए यहाँ सुनिएगा, इसी क्षेत्र में एक विशाल संरचना पाई गई जिसे राजा का भवन कहा जाता था। यानी एक विशाल संरचना पाई गई थी इसी क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं ये क्या है, तो ये राजा का भवन है। और अंतिम में यहाँ पर 2 ठो सभा मंडप पाया गया है। क्या पाया गया है, सभा मंडप। सभा मंडप का मतलब है असेंबली, यहाँ पर लोग मिलकर कुछ मीटिंग किया करते थे। उस सभा मंडली का नाम था मतलब मंच पाए गए थे, मंच, सभा मंडप नहीं, मंच पाए गए थे। मंच मैंने कौन सा, 5 रुपये वाला, कौन मंच, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला मंच मैंने क्या होता है, स्टेज।
मंच, हमको लगा वही मंच, आप समझ लिए पर्क मंच, लेमन जूस। पहले हुआ हंसते हो, पहले हम लोग जमाने के, हम कौन बूढ़े हैं, हम लोग ऐसे में थे ना, हम लोग सुने हैं। पहले 10 पैसा में मिलता था चॉकलेट, अरे लाल जैसा, लाल ब्लैक ग्रीन, अभी मिलता है क्या लेमन जूस? मिलता था, अब नहीं मिलता जी, हैं? बड़ा सुंदर था खाने में। ए सुनो, पहले मिलता था चूरन, 25 पैसा में चूरन मिलता था, इतना बड़ा पैकेट देता था, बहुत मज़ा। फिर चूरन के साथ एक मिलता था, जानते हो, एक मिलता था पैकेट जिसमें जो होता है ना पाउडर दूध, जैसे घर में जो था पाउडर दूध जिसको चाय में बनाते हैं, उस तरह का नारियल वाले का कुछ बनाते थे, उसमें बनाते थे, क्या नाम था उसका, जीजा साली शायद नाम था ना। हाँ जानता है। बड़ा सुंदर खाने लगता था। फिर एगो मिलता था इतना, जो अभी जिसमें आप खाते हो रसमलाई चम्मच वाला था, इतना लकड़ी वाला, चले अब जब हो ही गया तो भाई, उसमें वो ऊपर में वो इमली कुछ लाता था ऐसा, और लाल प्लास्टिक कवर किया था रैपिंग। ये सब दिन कहाँ है? तुम पहले चिक लाए थे, लाएगा कि नहीं सो बताओ ना खाली। माने हम जो है ना, हम बहुत बड़ा मनहूस आदमी है। हम हैं कि बोलते उसको कि बढ़िया भाषा में की बोलते हैं, अरे पनौती। एक बार जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो दुनिया से तबाह हो जाता है। हम बहुत बार देखे, हम किसी चीज़ में एंट्री कर दे, खाली मेरा कोचिंग जिंदाबाद है, बाकी सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। एक बार एक लड़का ने हमको खिलाया चिक्की बादाम पट्टी, मैंने एक बार खाया, उसके बाद से फैक्ट्री बंद हो गया। क्या बोला जाए, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताना चाहेंगे हम, पर्सनल चीज़ें हैं, तो बंदे हो जाता है, तो इसलिए आज से हाथ देना बंद। यहाँ पर देखिए मंच, यहाँ पर कितने मंच पाए गए हैं? 2 मंच, 5-5 10 रुपया का। सुन लीजिए, एक है सभा मंडप, एक है सभा मंडप, और दूसरा है महानवमी का डब्बा, महानवमी का डिब्बा। ये 2 ठो बिल्कुल याद रखने के, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, उसे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। जैसे सभा मंडप, महानवमी डब्बा, ये 2 मंच हैं। हिरिया नहर, तुंगभद्रा नदी, नगलपुरम, कमलपुरम, ये सब कुछ नाम है जिस पर आपको ज़्यादा जोर देकर पढ़ना पड़ेगा, और देखना यही सब नाम आपको एग्जाम में हाईलाइट ज़्यादा होंगे, तो ये चीज़ें लिख लीजिएगा। अब बोलते हल्ला मत करो। अभी सर हंसने कौन बात है? सटी हुई है क्या? सटी मत बोलो। चले सुनिए, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ 60 क्या है जी? 60 यहाँ पर 60 मंदिर से ज़्यादा 60 से ज़्यादा मंदिर मिले हैं। अच्छा, दक्षिण पश्चिम क्या है? विजयनगर साम्राज्य का जितना भी प्रशासनिक कार्य था सब इसी दिशा से हैंडल हुआ करता था। अच्छा, दक्षिण पश्चिम यहाँ, तो उत्तर पूर्व क्या है? उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, तुंगभद्रा नदी बहती हैं। हो गया, चलिए। हम जितनी बार जिएंगे उतनी बार मरेंगे। अब थोड़ा सभा मंडप देख लेते हैं। सभा मंडप क्या बंद किया रे? अजय बन गया। अजय तो यहाँ है। ये मंडप ना बुझते हैं, मंडप से परिचित हैं आप? कौन मंडप? अच्छा, मंडप को अपने भाषा में क्या बोलते जी? मड़वा बोलते हैं ना? क्या बोलता है? हमको भी नहीं पता। आप जान रहे हैं? नहीं हम बोल रहे हैं, ठुम्पा जानती है। देखिए, सभा मंडप क्या है जी? अब हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, मतलब थोड़ा ही हो रहा है, क्या बोलते उसको? थक गया पढ़ते पढ़ते। जो चारों ओर से दोहरी दीवारों से घिरा हुआ और इसके बीच में गली है,
सुन लीजिए फिर से, इसका विशेषता देखिए। सभा मंडप का पहली विशेषता क्या है? इसमें 3-4 विशेषताएं हैं कि सभा मंडप में कहा गया है कि यह एक ऊंचा मंडप है। हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ को मैं आपको भेज दूं, हम कोशिश बहुत करेंगे। ऊंचा मंडप है जो चारों ओर से दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इसके बीच में गली है। यह दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इसके बीच में एक गली है। कौन गली? स्ट्रीट, तेरी गलियां घिरी हुई है। साथ में क्या बोलते हैं, इसके बीच में कई स्तंभ है और इन स्तंभों पर इस मंच की दूसरी मंजिल टिकी हुई है। यानी सभा मंडप जो बने हुए हैं यह पिलरों पर यानी स्तंभों पर टिकी हुई है। यहाँ पर पूरे स्तंभों का ही खेला है, बहुत सारा स्तंभ यानी पिलर से बने हुए हैं और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ी तो बनेगी ही, ऊंचा है तो सीढ़ी का निर्माण होएगा। दूसरे मंडप पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है और कम जगह होने की वजह से ही इतिहासकार इस मंडप का कार्य समझ नहीं पाए, क्योंकि इन स्तंभों के बीच की एक जगह बैठने और किसी भी प्रकार की सभा आयोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ पर पिलर्स इतने नज़दीक हैं कि यहाँ पर आप बैठ के कोई भी कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो इतिहासकार ये समझ में इसको नहीं आए कि ये जो सभा मंडप है आखिर किस कार्य के लिए यूज़ किए जाते थे। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आया, बल्कि उनके सारी विशेषताएं आपको बता दें। क्या विशेषताएं? ये एक ऊंचा मंडप है, यह दोहरी दीवारों से बनी है, इसके बीच से गली गुजरती है, यह पूरी तरह से स्तंभों पर टिकी है। एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए आपको सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ में इतिहासकार ये समझ नहीं पाए कि यह आखिर किस लिए बनाया गया था, क्योंकि इनके जो बीच का जो पिलरें हैं उनके बीच का गैपिंग बहुत ही कम है, जहाँ पर आप बैठ भी नहीं सकते हो, ऐसे है, इसलिए सभा मंडप को बनाया गया था। तो इस बात को आप